Hello friends, my name is Dr. C.P. Daima and today I will teach you silent features of algae. एल्गी मोस्टली जल में पाई जाती है। फाउंड इन वाटर। अधिकांश शैवाल जल में पाए जाते हैं। बहुतायत रूप से ये फ्रेश वाटर और अन्य बहुत से मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास छोटे मोटे जो पोंड्स होते हैं, डिटेल्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें उनके पानी का रंग हरा होता है और उसका हरा रंग होने का कारण ये है कि उसमें एल्गी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनकी संरचना बहुत सरल होती है जिसे सुकाई या थैलस कहते हैं, जो जड़ तना व पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो शरीर है वो बहुत सिंपल होता है और इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। इस प्रकार के थैलस को हम सुकाई कहते हैं। थैलस का मतलब ये है कि द प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज नॉन एज थैलस। थैलस प्राय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर और multicellular. It means thallus is made up of single cell is known as unicellular, and thallus, or you can say plant body, is made up of more than one cell is known as multicellular. थैलस में प्राय फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। इनमें कंडक्टिंग टिश्यू का पूर्ण रूप से अभाव होता है। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब ये है कि इनमें जो है वो जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम जो जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो भोजन का संवहन करता है, इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। सभी शैवाल क्लोरोफिलिक तथा ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफी का मतलब ये है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और इनमें जो है क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। एल्गी में 5 प्रकार के क्लोरोफिल जो है वो पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। शैवाल में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवालों में यह म्यूकोपेप्टाइड की भी बनी होती है। इसकी जो शैवाल होती है कोशिकाओं की, उसमें सेलुलोज होता है और कुछ जो शैवाल होते हैं जो ब्लू ग्रीन होती है, उनमें जो है वो शैवाल में म्यूकोपेप्टाइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ शैवालों में हरित लवक के अलावा भी वर्णक पाए जाते हैं, जो नीले रंग का वर्णक फाइकोसाइनिन, भूरे पीले रंग के वर्णक कैरोटीनॉइड्स तथा लाल रंग के वर्णक फाइकोलिथ्रिन कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है हरित लवक के अलावा इसमें और भी इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन है, ब्लू एल्गी पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये पीले भूरे रंग के वर्णक होते हैं, और लाल रंग के जो वर्णक होते हैं वो फाइकोलिथ्रिन होते हैं, जो केवल और केवल एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। संचित भोजन के रूप में इसमें स्टार्च मिलता है और इसके अलावा कुछ में ये वसा के रूप में व तेल के रूप में भी पाया जाता है। जनन इसमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव का मतलब है कायिक प्रजनन, हिंदी में इसको बोलते हैं कायिक प्रजनन, और अलैंगिक और लैंगिक। तो जो कायिक प्रजनन होता है वो आपने उच्च पादपों में देखा होगा कि उच्च पादपों में भी जो है वो कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रजनन पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो प्रजनन है, ये जो रिप्रोडक्शन है, वो पादप के किसी भी कायिक अंग के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा है रोज़ गुलाब के अंदर आपने देखा है कि गुलाब में जो नई पौध का निर्माण होता है
वो गुलाब की टहनी के को काट के अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे नई पादप का नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम है। इसी प्रकार से आपने अदरक देखा है, हल्दी देखी, जितने भी राइजोम्स होते हैं और ऑनियन है। इसके अलावा आपने ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है उसमें भी देखा होगा कि ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है उसमें जो लीफ मार्जिन होते हैं उसके ऊपर कई जो है डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं और वो अनुकूल परिस्थितियों में बर्ड्स जो है वो नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से बड़े पादपों में भी जो है वो वेजिटेटिव प्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एल्गी में भी कई जो वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनके द्वारा जो है इसमें वो जनन पाया जाता है। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें अलैंगिक जनन। एल्गी में जो अलैंगिक जनन है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु कई प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु भी होते हैं, अचल बीजाणु भी होते हैं, सुप्त बीजाणु भी होते हैं। इनका अध्ययन हम विस्तृत रूप से आगे करेंगे। तो इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन है उसमें सिंगल बीजाणु भाग ले सकता है। एक अकेला बीजाणु जो है नए पादप का, नए थैलस का निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार से तीसरा इसमें जो जनन है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमेशा युग्मकों के द्वारा होता है, गैमेट्स के द्वारा होता है और गैमेट इसमें नर और मादा गैमेट होते हैं। बिना दो गैमेट की सहायता से लैंगिक जनन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से एल्गी के अंदर जो है 3 प्रकार का जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जननांग प्राय एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ में बहुकोशिकीय होते हैं। ये स्टेराइल आवरण द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। मोस्टली जो एल्गी होती है उनमें जनांग एक कोशिकीय होते हैं और कुछ के अंदर ये बहुकोशिकीय भी होते हैं और इनमें स्टेराइल जैकेट का जो है वो आवरण इसमें नहीं होता है। बहुकोशिक स्थिति में समस्त कोशिकाएं फर्टाइल होती है। जब थैलस मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, ऐसी कंडीशन में जो है समस्त कोशिकाएं फर्टाइल इसमें हो सकती है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु के द्वारा, अभी जैसे आपको बताया मैंने, सुप्त बीजाणु के द्वारा, अचल बीजाणु के द्वारा, जनकाव बीजाणु के द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणु, चतुष्कीय बीजाणु इत्यादि के द्वारा होता है। ये कई प्रकार के हैं। जब हम आगे के अध्यायों में शैवाल के विभिन्न प्रकार के शैवालों का जीवन चक्र पढ़ेंगे तब वहाँ पे जो है इन सभी प्रकार के जो बीजाणु हैं इसका वहाँ पे जिक्र किया जाएगा, इसका वर्णन किया जाएगा। तो ये जितने भी प्रकार के बीजाणु भी जो आपको मैंने बताए हैं ये एल्गी के अंदर जो है वो जो है अलैंगिक जनन में सहायक होते हैं। लैंगिक जनन जो है 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस को हिंदी में बोलते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी का तात्पर्य है कि युग्मक जो है वो बिल्कुल समान प्रकार के होते हैं। बाहर से देखने पे उनकी जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है, बाकी उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल सेम होती है। बाहर से देखने में दोनों जो युग्मक होते हैं समान प्रकार के होते हैं, परंतु इनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। दोनों में से एक युग्मक जो है वो नर युग्मक के समान कार्य करता है और दूसरा युग्मक जो है वो मादा युग्मक के समान कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो आइसोगैमस जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों युग्मक बाहर से देखने पे, जिस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों प्रकार के युग्मक बाहर से देखने में बिल्कुल समान लगते हैं, परंतु इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि इनमें से कौन सा नर है और इनसे कौन सा मादा है। तो हमेशा जो मेल गैमेट होता है उसके कंटेंट्स जो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस प्रकार से इनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आइसोगैमस के अंदर दोनों जो युग्मक होते हैं बिल्कुल समान रूप से होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आपके एन आइसोगैमस है। एन आइसोगैमस में मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो हमेशा इसमें बड़ा होता है। इस प्रकार से जो है छोटा मेल गैमेट होता है और जो है फीमेल गैमेट इसमें हमेशा बड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है समयुग्मकी, यानी इसमें जो दोनों युग्मक होते हैं वो असमान आकार के होते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी और इनकी फिजियोलॉजी टोटल डिफरेंट होती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आपके हैं वो है ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। विषम युग्मकी का मतलब ये है
कि इसमें नर और मादा युग्मक दोनों की फिजियोलॉजी और इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो इसमें फ्लैजिलेटेड होता है। मेल गैमेट की शेप इसमें जो है इसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, और फीमेल गैमेट इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से नर और मादा युग्मक इसमें आराम से जो है वो डिफरेंट शेप किए जा सकते हैं। शैवालों में गैमेटिक फ्यूजन के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से उच्च पादपों में नर और मादा युग्मक का फ्यूज़न होने के बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से जाइगोट से जो है वो आगे जाके भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से फिर जो है नए पादप का निर्माण होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसके विपरीत एल्गी के अंदर जो है वो इसमें केवल जाइगोट ही बनता है, और जाइगोट से जो है वो नए थैलस का निर्माण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का भ्रूण या जो एम्ब्रियो है फॉर्मेशन एल्गी के अंदर नहीं होता है। जीवन चक्र में बनने वाला जाइगोट मियोसिस द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है। इसमें जो जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट जो है इट इज़ फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये हमेशा टूहेन होता है, डिप्लॉयड होता है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से जो है इसमें वो आपके नए पादप का निर्माण सीधे ही से हो जाता है। जीवन की हैप्लॉइड डिप्लॉयड अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उच्च पादपों में जो अगुणित अवस्था होती है वो द्विगुणित अवस्था के ऊपर निर्भर करती है, ठीक इसके विपरीत एल्गी के अंदर जो अगुणित और द्विगुणित अवस्था होती है वो जो है पूर्ण रूप से जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर आश्रित नहीं होती है, बल्कि पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र होते हैं। पीढ़ीय कांकरण स्पष्ट नहीं होता है, तथा जीवन चक्र सामान्यतः हैप्लोवैंटिक प्रकार का होता है। यानी इसमें जो पीढ़ीय कांकरण है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो जो है इसमें स्पष्ट नहीं होता है, और जीवन चक्र इसमें सामान्यतः जो है वो हैप्लोबायोटिक प्रकार का इसमें होता है। अधिकतर शैवालों में गेमेटोफाइट अवस्था जीवन की प्रभावी अवस्था होती है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था जो है इसमें गौण अवस्था होती है। ये इसका मुख्य लक्षण है कि इसके जीवन चक्र में जो गेमेटोफिटिक अवस्था होती है वो जीवन चक्र की डोमिनेंट अवस्था होती है, प्रभावी अवस्था होती है, और जो इसकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो इसकी जो है वो रिसेसिव अवस्था, गौण अवस्था इसमें होती है। तो इस प्रकार से मित्रों अभी आपको मैंने एल्गी के सामान्य लक्षण के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की है। थैंक यू, धन्यवाद।